Hello students, this is Amit Tiwari, your English teacher. Students, we have been studying the second chapter of Flamingo book, Lost Spring, the stories of stolen childhood, written by Anis Jung. Until now, we have seen that every morning the writer sees a young rag picker boy who visits the garbage dumps near her house and searches for gold in it. The writer says that he searches for gold ironically because although the garbage dump is full of useless, thrown away things, still he suffers and so minutely as if he gets something precious as gold. The boy name is Sahib and he is from Dhaka. They have left Dhaka many years ago. Now let us see what happens next in this story. I remember a story a man from UDP once told me. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. नरेटर को UDP में मिले एक आदमी जिसने कि उसे एक कहानी बताई थी वो याद आती है। उस आदमी ने बताया था कि जब वो छोटा बच्चा था तो एक पुराने टेम्पल के पीछे ही उसका स्कूल था जहाँ पे वो पढ़ने जाया करता था और उस टेम्पल में उसके पिता प्रीस्ट थे या पुजारी थे। जब स्कूल जा रहा होता तो वो स्कूल के सामने थोड़ी देर के लिए रुकता और जूतों के लिए गॉडेस से प्रे करता। 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived painting and threw his bag on a folding bed. तकरीबन 30 साल के बाद जब नरेटर फिर से उस टेम्पल के पास जाता है, उस स्कूल को देखता है तो वहाँ का पूरा वातावरण बदल चुका है। उस बैकयार्ड में जहाँ पे प्रेस्ट रहा करते थे वहाँ पे लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ रखी हुई हैं। एक छोटा बच्चा ग्रे कलर के यूनिफॉर्म पहने, जूते और मोजे पहने हुए लगभग हाँफते हुए आता है और अपने बैग को फोल्डिंग बेड पे फेंकते हुए वहाँ से चला जाता है। लुकिंग एट द बॉय, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, लेट मी नेवर लूज देम। तो उस बच्चे को देखते हुए या उस बच्चे पे जब नरेटर या राइटर की जब नज़र पड़ती है तो उसे एक और बच्चे की याद आती है जो गॉडेस के सामने ये प्रे कर रहा होता है कि गॉडेस आपने मुझे जूते तो दिलवा दिए लेकिन मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं इन्हें कभी खोऊं ना। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रेस्ट नाउ वोर शूज बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। अब यहाँ पे नैरेटर सोसाइटी के एक बहुत ही बड़े आयरनी के बारे में बता रहा है। वो ये बता रहा है कि जो सक्षम हैं, जिनके पास पैसे हैं, जो अमीर हैं, वो तो अपने बच्चों के लिए सारी की सारी सुविधाएं जो हैं वो मुहैया करा देते हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या जो सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर में गोल्ड को, सिल्वर को ढूंढा करते हैं और उन्हीं से उनके परिवार का जीवन चलता है। इन बच्चों के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it. एक महीने से इन बच्चों से मेरी अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी और इसी की वजह से जो ये बिना पैर में जूते पहने नंगे पैर जो ये रैग पिकर्स हैं, इनकी वजह से मुझे सीमापुरी जो कि दिल्ली के पेरीफेरीज़ में लाई करता है वहाँ जाना पड़ा। अपने नाम के अनुरूप ही यह जगह भी काफ़ी दूर थी। Those who live here are squatters
who came from Bangladesh back in 1971. Sahib's family is among them. Simapuri was then a wilderness. It still is, but it is no longer empty. Those who lived here are squatters. Squatter means किसी जगह पे इलीगल रूप से रहने वाले लोग जो कि उस जगह पे अतिक्रमण कर लेते हैं, इंक्रोचमेंट कर लेते हैं, उनको स्क्वैटर्स बोलते हैं। तो जो भी यहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो स्क्वैटर्स हैं जो कि 1971 में बांग्लादेश से यहाँ पे आए थे। साहब की फैमिली भी उन्हीं में से है। सीमापुर वॉज देन अ वाइल्डरनेस। उस समय सीमापुरी जो है वो नितांत निर्जन जगह है, वाइल्डरनेस है वहाँ पे। इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। हाँ, अभी भी सीमापुरी एक वाइल्डरनेस ही है, लेकिन आज बिल्कुल भी खाली नहीं है, क्योंकि इन स्क्वैटर्स से पूरी की पूरी तरीके से ये जगह भर चुकी है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ ऑफ टिन एंड टार्प्यूलिन, डिवाइड ऑफ सेवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लिव 10,000 ड्रैग पिकर्स। और बहुत ही स्लम तरीके से, जहाँ पे कि सीवेज की व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है, चारों तरफ पानी बहता रहता है, ऐसे जगह में मिट्टी से बने हुए घरों में जिसकी छत टिन या टारपुलिन की है, उनमें तकरीबन 10,000 रैक पिकर्स जो कि ढाका से 1971 में चले आए थे, वो यहाँ पर रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी। और पिछले 30 सालों से बिना किसी आइडेंटिटी, बिना किसी जान, बिना किसी पहचान के वो इस जगह पे रह रहे हैं। Without permits but with ration cards that get their name on voter list and enable them to buy grain। हाँ, लेकिन उन्होंने राशन कार्ड ज़रूर बनवा लिया है, जिसकी वजह से उनका नाम वोटर लिस्ट में आ गया है, और इसी की वजह से उन्हें पीडीएस सिस्टम के थ्रू, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो गवर्नमेंट का है, उसके थ्रू उन्हें कुछ अनाज मिल जाया करता है। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the field that gave up no grain। तो किसी आइडेंटिटी से कहीं ज़्यादा आवश्यक भोजन होता है। बिना आइडेंटिटी के तो हम सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन भोजन के बिना सरवाइव करना नामुमकिन के बराबर होता है। ऐसा ही वहाँ पे मौजूद औरतों के झुंड में से एक औरत जो कि टैटर्ड साड़ी पहनी हुई है, वो कहती है कि बच्चों का पेट भर जाए, फैमिली का भरण पोषण हो जाए, इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है। और अगर ये सारी चीज़ें उन्हें यहाँ पे मिल जाती है तो फिर ऐसी जगह पर रहने का क्या फ़ायदा जहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी ही ना हो, कोई रोज़गार ना हो, जिससे कि हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. Children grow up in them, becoming partners in survival. And survival in Simapuri means rag picking. Through the years, it has acquired the proportion of a fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their head, even if it is leaking roof. But for a child, it is even more. तो जहाँ पे भी इन रैग पिकर्स को, इन स्क्वाटर्स को जगह मिल जाती, वहीं पे अपना तंबू गाड़ देते और उनके लिए वो जगह ट्रांजिट होम बन जाता, और बच्चे यहीं पे पैदा हुए और यहीं पे बड़े हुए और आज की डेट में उनके सर्वाइवल में पार्टनर्स बने हुए हैं। और सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब होता है रैग पिकिंग। उनके लिए गार्बेज का मतलब गोल्ड से कहीं भी कम नहीं है, क्योंकि ये उनको अपने ब्रेड बटर अर्न करने में मदद करता है। इसी की वजह से उनके सिर के ऊपर छत है, भले ही वो लीक क्यों ना करता हो बरसात में, चूता क्यों ना हो बरसात में, लेकिन फिर भी वो बड़े मज़े से अपने लाइफ को इन घरों में लीड करते हैं। और बच्चों के लिए तो ये जो गार्बेज है ये गोल्ड से भी बढ़ के है। समटाइम्स I find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says, his eyes lighting up. Even when you can find a silver coin in the heap of garbage, you don't stop scrounging
for there is hope of finding more. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is a means of survival. तो साहब कहता है कभी कभार उसे 1 रुपया और यहाँ तक कि उसे 10 रुपये भी मिल जाते हैं, और ऐसा कहते हुए उसकी आंखें चमक पड़ती हैं। फिर राइटर कहता है कि अगर आपको किसी कूड़े के ढेर में चांदी मिल जाती है तो क्या आप रुक जाएंगे और खोजबीन करने से? नहीं, आप आपकी उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी लालसा और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और आप और ज़्यादा माइन्यूटली उस गार्बेज को सर्च करेंगे ताकि आपको कुछ और वहाँ से मिल सके। तो इन बच्चों के लिए ये गार्बेज उनके पेरेंट्स से तो बिल्कुल अलग ही है, यानी कि उनके पेरेंट्स के लिए इन गार्बेज के जो मायने हैं वो काफ़ी भिन्न है उन बच्चों से। बच्चों के लिए ये एक उत्सुकता का विषय है, और गार्जियंस के लिए या उनके बड़ों के लिए एक सर्वाइवल का जरिया। I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it, standing behind the fence. I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper lets me use the swing. जाड़े की एक सुबह मैंने साहेब को बगल के ही एक क्लब के फेंस के ठीक सामने खड़े हुए पाया, और वो वहाँ खेल रहे 2 यंग आदमियों को, जो कि वाइट कलर के यूनिफॉर्म को पहने हुए थे और टेनिस खेल रहे थे, उनको देखते हुए देखा। उसने कहा, मैं ये गेम बहुत पसंद करता हूँ, मुझे यह खेल बहुत पसंद है, और वो इस तरीके से फेंस के पीछे खड़ा होकर उन दोनों के खेल को देख रहा था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, और वो कहता है, यानी कि साहब फिर से कहता है कि मैं फेंस के अंदर भी चला जाता हूँ जब यहाँ पे कोई नहीं रहता है। गेट कीपर मुझे वहाँ पे मौजूद झूलों पे खेलने का मौका दे देता है। साहब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहिब ने भी टेनिस शूज़ पहन रखे हैं जो कि उसके डिस्कलर्ड शर्ट और शॉर्ट्स पे बहुत ही अजीब से दिखाई दे रहे हैं। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, और सफाई के लहजे से वो कहता है कि किसी ने मुझे ये जूते दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय who perhaps refuse to wear them because of a hole in one of them does not bother him. हालांकि वो सफाई देने के लहजे में कहता तो ज़रूर है कि उसको ये जूते किसी ने दिए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि संभवतः ये जूते किसी अमीर बच्चे के द्वारा छोड़े हुए जूते हैं, और संभवतः उस बच्चे ने इस जूते को इसलिए छोड़ा होगा क्योंकि इसमें छेद हो गए थे, और इन्हीं जूतों को साहब ने पहन रखा है। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयरफुट इवन शूज विथ ए होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। जो बच्चा बिना जूतों के, बिना चप्पल के, नंगे पैर चलता हो, उस बच्चे को ऐसे जूते जिसमें कि छेद हो मिल जाना किसी सपने के पूरे हो जाने के जैसा ही है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंसली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन जिस टेनिस के खेल को वो देख रहा है इतनी तन्मयता से, उसकी पहुंच से काफ़ी दूर है। दिस मॉर्निंग साहेब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इन हिज हैंड इज ए स्टील कंटेनर। इस सुबह साहेब जो है मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है, उसके हाथ में एक स्टील का कंटेनर है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। और वो कहता है कि आज से मैं टी स्टॉल पे काम करूँगा। इस तरीके से कहते हुए वो उस दुकान की तरफ इशारा करता है। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, और कहता है कि उसे 800 रुपये मिलेंगे और भोजन भी मिलेगा। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैंने उससे पूछा क्या उसे वह काम पसंद है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। The steel container seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulders.
The bag was his. The container belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. तो जब मैंने उससे ये सवाल पूछा तो उसका चेहरा बिल्कुल लटक गया। जो चंचलता उसके चेहरे पे दिखाई देती थी वो गायब हो गई, और ऐसा लगा कि जो स्टील का कंटेनर है उसके प्लास्टिक के बैग से कहीं ज़्यादा भारी हो गया है। अब ऐसा महसूस हो रहा था कि वो जो कंटेनर है वो उस आदमी को बिलोंग करता है जिसकी चाय की दुकान है, और अब साहिब अपना खुद का मास्टर नहीं रह गया है। So students, this is for today, and the remaining portion of this chapter we will try to cover up in our next video. Till then, have a good day.